नमस्कार, मैं डॉक्टर संवेदना सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी, वसंता कॉलेज फॉर विमेन, राजघाट, वाराणसी। दिस इज वीक नंबर 9 एंड लेक्चर नंबर 43, बुद्धिस्ट केव ऑफ एलोरा। इस लेक्चर में हम एलोरा केव के बुद्धिस्ट केव के बारे में चर्चा करेंगे। अभी तक हमने देखा कि एलोरा केव की आउटलाइन क्या है, यानी एलोरा केव में किन किन गुफाओं के बारे में उदाहरण मिलते हैं। ब्रह्मनिकल केव में हमें किसके बारे में जानकारी मिलती है। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट बुद्धिस्ट केव ऑफ एलोरा, जिसके तहत हम इंट्रोडक्शन, केव नंबर्स, रिलीजियस सिग्निफिकेंस, आर्टिस्टिक एंड कल्चर इन्फ्लुएंस एंड इम्पॉर्टेंट केव के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि बुद्धिस्ट केव जो कि दक्षिण में 12 गुफाओं का परिचय देता है। हमें बुद्धिस्ट केव में कुल 12 गुफाओं के बारे में विवरण मिलता है, जो कि 200 BC टू 600 CE के मध्य जिनका निर्माण किया गया था। इन केव में, जो कि दक्षिणी परिसर में स्थित 1 से लेकर 12 केव जो है वो बुद्धिस्ट केव है। एलोरा केव में अगर देखा जाए तो सारे गुफाओं में सबसे सरल अलंकरण हमें बुद्धिस्ट केव में दिखाई देता है। इन गुफाओं में मठों, विहारों, चैत्यों एक समूह के रूप में काम करता है, जो कि इस गुफाओं में हमें मठ, विहार, चैत्य के बारे में विवरण मिलता है। और ये जो विहार और मठ बनाए गए थे उन भिक्षु भिक्षुड़ियों के लिए बनाए गए थे, जो भ्रमणशील थे और जो यहाँ आकर शयन कक्ष में रेस्ट करते थे। उन्हीं के पर्पज से ये शयन कक्ष का निर्माण कराया गया था। इसके साथ ही साथ प्रारंभ में सबसे पहले एलोरा में हमें सबसे प्रारंभिक संरचना में ये बुद्धिस्ट केव दिखाई देते हैं, जो कि लगभग 5वीं से 8वीं शताब्दी के बीच में जिनका निर्माण काल हुआ था, और जिसमें कि 1 to 5 जो केव्स थे वो फर्स्ट फेज माने जाते हैं, जो 400 to 600 CE के मध्य बनाए गए थे। सेकंड फेज जो है वह लेटर फेज माना जाता है, जो 650 to 750 CE में बनवाए गए थे। तो इन बुद्धिस्ट केव में हम 2 फेज देखते हैं, जो फर्स्ट फेज एंड लेटर फेज के बारे में विवरण आता है, जिसमें कि ओवन और धौलिकर जैसे विद्वान जो ये मानते हैं बुद्धिस्ट केव से पहले हिंदू गुफाओं का निर्माण हुआ था, और इसमें उन्होंने प्राचीन बुद्धिस्ट केव में 5, 2, 3, 5 एंड 4, 7, 8, 10 और 9, उसके साथ ही साथ गुफा नंबर 11 और 12 जो कि क्रमशः 2 ताल और 3 ताल, जिसमें कि 11 और 12 केव को 2 ताल और 3 ताल के नाम से जाना जाता है। ये लगभग अंत में उनको बनवाया गया था। 12 गुफाओं में 11 गुफाओं में विहार है, बुद्धिस्ट केव कंसिस्ट ऑफ विहार, और जिसमें कि विहार और प्रार्थना कर, जहाँ पे जो भिक्षु भिक्षुड़िए थे वो प्रेयर करते थे, उनके लिए वो प्रेयर हॉल के रूप में बनवाया गया था। इन बौद्ध गुफाओं में वह लार्ज मल्टी स्टोरी यानी बहुमंजिल इमारतें दिखाई देती हैं, और उसके साथ ही साथ यहाँ पर बहुत सारे कमरों का आयोजन भी दिखाई देता है। लिविंग क्वार्टर्स, स्लीपिंग क्वार्टर्स, किचन एंड अदर रूम्स, यानी उनके लिए पूरे घर के प्रांगण जैसा व्यवस्था किया गया था। जो भिक्षु भिक्षुड़िया जो थे, भिक्षु जो वहाँ रहते थे, जो बौद्ध धर्म से संबंधित थे, उनके रहने का, सोने का, उनके विश्राम करने का, उनके मेडिटेशन का, ये सब, उनके खाने की व्यवस्था, उन सभी कक्षों का आयोजन यहाँ दिखाई देता है। उसके साथ ही साथ इन मठ की गुफाओं में हमें बहुत सारे अलंकरण दिखाई देते हैं। कार्विंग ऑफ गौतम बुद्धा बोधिसत्व, यानी भगवान बुद्ध को बुद्ध बनने से पहले बोधिसत्व कहा जाता है, उनके अलंकरण भगवान बुद्ध, और उसके साथ ही सैंट जो कि इससे संबंधित और भी संत थे, उनका भी अलंकरण यहाँ पर दिखाई देता है। और ये जो गुफाओं को बनाने का प्रयास किया गया है उसमें हमें
लकड़ियों की कार्विंग, जो कि अभी पहले भी गुफाओं में दिखाई देती है कि यहाँ पे जो कार्विंग की जाती थी, जैसा वुडन कार्विंग किया जाता है वैसा इन लोगों ने पत्थरों में कार्विंग की और उसका अलंकरण हमारे पास आज भी दिखाई देता है। नंबर ऑफ केव की बात करें कि बुद्धिस्ट केव में 1 to 12 केव बुद्धिस्ट केव के नाम से जाने जाते हैं। ये जिसमें कि मुख्य केव के बारे में हम बात करेंगे, केव नंबर 5, केव नंबर 10, केव नंबर 11 और केव नंबर 12, जिसमें कि महारवाड़ केव 5, 10 विश्वकर्मा केव, केव नंबर 11 2 ताल, केव नंबर 12 3 ताल। इन केव को इन नामों से जाना जाता है और इनको इससे संबंधित बताया जाता है। अब हम बात करेंगे इस केव का धार्मिक रिलीजियस सिग्निफिकेंस क्या है। तो जनरली हम देखते हैं कि जो हमें बुद्धिस्ट केव यहाँ पर दिखाई देती है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है, उसकी धार्मिक महत्व को प्रदर्शित करती है और यहाँ के जो कलात्मक जो सिद्धांत हैं, जो कथानक हैं, उस सभी बुद्ध के धर्म से संबंधित यानी बौद्ध धर्म से संबंधित और उनसे जुड़ी हुई कथानकें यहाँ पर हमें दिखाई देती हैं और लगभग ये महायान बुद्धिज्म को प्रदर्शित करती है। यहाँ की गुफाएं बोधिसत्व, जो कि इनलाइनमेंट के पहले भगवान बुद्ध को दर्शाया जाता है, फिर भगवान की मूर्तियाँ, भगवान की छवि जो यहाँ पर उकेरी गई हैं, उनको अक्सर शांत मेडिटेशन मुद्रा में यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है, जो कि इनलाइटमेंट और इक्वलिटी और आध्यात्मिक ज्ञान और शांत का प्रतीक माना जाता है। उस फॉर्म में भगवान बुद्ध को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। उसके साथ ही साथ यहाँ पर मोंग के क्वार्टर, उनके सामुदायिक क्षेत्र और उनका किस प्रकार से उनका जीवन था, उनके किस प्रकार से उनका जीवन जीने का तरीका था, मठवासियों का जीवन था, उसको यहाँ पर दर्शाया गया है। सिग्निफाइंग द इम्पोर्टेंट ऑफ मोनेस्टिक लाइफ, यानी उनका जो किस प्रकार उनकी मोनेस्टिक लाइफ थी उसको दर्शाया गया है। वो किस प्रकार प्रैक्टिस करते थे, कैसे ध्यान करते थे, कैसे प्रेयर करते थे, उनका दिनचर्या क्या रहा होगा, उनके किन रूमों में आवास परिसर में रहते होंगे, इन सारी चीज़ों को यहाँ पर दर्शाया गया है। उसके साथ ही साथ यहाँ पर बौद्ध धर्मावलंबी के लिए एक तीर्थ स्थल के रूप में इसको प्रेजेंट किया गया है कि अगर बौद्ध धर्म से संबंधित लोग हैं वो यहाँ पर आते थे, वो तीर्थयात्री के रूप में, और यहाँ पर मेडिटेशन और इन सारी चीज़ों से जुड़ी हुई क्रियाओं को करते थे और उनका जो विभिन्न धर्मों के प्रति, अध्यात्म के प्रति जो आकर्षण था, ये जो जगह है उनको आकर्षित करती थी और वो यहाँ पर आते थे। उसके साथ ही साथ इंट्रिकेटेड कार्विंग जो हमें यहाँ पर दिखाई देती है वो भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित है, उनके जीवन से संबंधित उनका ज्ञान है, कंपैशन है, सेल्फ सेक्रीफाइस है, एनलाइटमेंट है। इन सारे जीवन जो भी उनके जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उन सबसे संबंधित दृश्यों का अलंकरण यहाँ पर दर्शाया गया है। ये इन सारी चीज़ों का महत्व यहाँ पर पिरोया गया है और इन केव से हमें ये रिलीजियस सिग्निफिकेंस दिखाई देता है। अब हम बात करेंगे कि आर्टिस्टिक और कल्चरल सिग्निफिकेंस, कि किस प्रकार यहाँ पर कि जो कलात्मक और सांस्कृतिक जो प्रभाव था वो किस प्रकार यहाँ पर उकेरा गया। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर कार्विंग ऑफ बोधिसत्व अवलोकितेश्वर मैत्रेय, यानी कि जो बोधिसत्व हैं उनको विभिन्न नामों से जो जाना जाता है, उनकी मुद्रा उनको प्रेजेंट किया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर सहानुभूति और परोपकार, यानी किस प्रकार से सहानुभूति और परोपकार को दर्शाया जाता है वो यहाँ पर दर्शाया गया है। और महायान बौद्ध दर्शन, बुद्धिस्ट फिलॉसफी का मुख्य सार क्या था उसको यहाँ पर दर्शाने की कोशिश की गई है। उसके साथ ही साथ यहाँ पर इनकी वास्तुकला, जो हम आर्टिस्टिक और कल्चरल सिग्निफिकेंस की बात करेंगे कि क्या यहाँ पर हमें नज़र आता है, तो हम देखते हैं कि जो जिसका महत्वपूर्ण एग्जाम्पल कारपेंटर केव है, यानी कि विश्वकर्मा केव, जिसको बढ़ई केव भी कहा जा सकता है, कि यहाँ पर जो रॉक को किस प्रकार से लकड़ी की नक्काशी से की तरह उकेरा गया है वो यहाँ पर हमें दिखाई देता है। तो एक रॉक कट आर्किटेक्चर का जो महत्वपूर्ण उदाहरण अलंकरण का हम देख सकते हैं कारपेंटर केव में। इसके साथ ही साथ यहाँ पर हमें कलात्मक जो इनकी एफिशिएंसी, इनकी दक्षता जो दिखाई देती है
वो इनके अध्यात्म और इनके दक्षता का सम्मिश्रण यहाँ पर हमें नजर आ रहा है, जो कि हमें अजंता जैसे गुफाओं में नजर आता है और यहाँ एलोरा गुफा में भी हमें देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर गुफाओं में बहुत ज़्यादा एलोबरेटेड स्ट्रक्चर्स, यानी कि जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा अलंकरण और बहुत ज़्यादा साज सज्जा से सजाया गया है, जो कि महायान बौद्ध प्रतिमा को दर्शाती है। महायानी भगवान बुद्ध को मानवीय रूप से दर्शाते हैं, उनको विविध अलंकरण से दर्शाते हैं। तो वो हमें फेज यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उनके विविध पोस्चर, मेडिटेटिव, टीचिंग, स्टैंडिंग की जितनी भी उनके पोस्चर है उन सबको दर्शाया गया है, मेडिटेटिव, टीचिंग और स्टैंडिंग। तो महायान बौद्ध धर्म के जो महायानी थे वो किस प्रकार भगवान बुद्ध को प्रदर्शित करते हैं, वो उसका हमें यहाँ पर उत्कृष्ट उदाहरण दिखाई दे रहा है। भगवान बुद्ध के चेहरे का फाइन डिटेल्स, द कार्विंग फ्रॉम फेशियल एक्सप्रेशन टू फोल्ड गारमेंट्स, यानी कि भगवान बुद्ध के मनोभाव, भगवान बुद्ध के हाव भाव, उनके साथ ही साथ उनका पहनावा, जो गारमेंट्स का सिलवट है, जो किस तरीके से वो अपने अटायर को पहनते थे, उसके साथ ही साथ उनके जो जुड़े हुए लोग थे उनका अटायर कैसा है, उन सब का बहुत बारीकियों से यहाँ पर अलंकरण हमें दिखाई देता है। तो ये आर्टिस्टिक इन्फ्लुएंस हमें इन गुफाओं में भी नजर आता है, रिलीजियस सिग्निफिकेंस के साथ साथ, कि ये बुद्धिस्ट आर्ट को किस प्रकार से इनका आर्टिस्टिक स्किल देखने को मिलता है, कि कितने ये कलात्मक रूप से उत्कृष्ट थे। इनका जो बनाने का तरीका था, ये जो कलाकार थे, ये एक उत्तम कला का परिचय यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। क्या इनकी इस आर्टिस्टिक स्टाइल में हमें किसी का इन्फ्लुएंस दिखाई देता है, किसी का रिफ्लेक्शन दिखाई देता है? तो हम देखते हैं कि यहाँ पर भारतीय कला के साथ साथ मध्य एशियाई, फारसी, मध्य सेंट्रल एशियन, पर्शियन और हेलेनिस्टिक आर्ट का एक सम्मिश्रण, उनका प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलता है, जो कि वो एंशिएंट ट्रेड रूट, यानी कि ये जो भारतीय व्यापारिक मार्ग था जिससे कि एलोरा जुड़ा हुआ था और यहाँ पर इस व्यापारिक मार्ग से ये लोग आते थे, उनका इन्फ्लुएंस यहाँ पर दिखाई देता है कि किस प्रकार से ये भारतीय लोग इनके द्वारा इन्फ्लुएंस होकर अपनी कला में इनको पिरो रहे थे। इसके साथ ही साथ एक सांस्कृतिक समन्वयता यहाँ पर दिखाई देती है, जो कि इनकी शैलियों, वास्तुशिल्प में हमें दिखाई देता है, और एक सिंबोलिज्म, यानी कि प्रतीकात्मक रूप से किस प्रकार भगवान बुद्ध को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उनका फिगर, उनका गेस्चर, उनका पोस्चर, उनकी मुद्रा, एवरीथिंग, सभी की मुद्राएं हमें यहाँ प्रदर्शित दिखाई दे रही हैं। इससे पता चलता है कि कितना रिलीजियस सिग्निफिकेंस के साथ आर्टिस्टिक और कल्चर सिग्निफिकेंस का एक समन्वय रूप यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उसके साथ ही साथ भगवान बुद्ध को डिटेल में उनके भाव मुद्रा को, उनके शांत भाव को और उनके आध्यात्मिक भाव को का प्रतिबिंब यहाँ पर दिखाई देता है कि किस प्रकार वह बौद्ध आदर्शों को मानते थे और उनकी शिक्षाओं को, दीक्षाओं को किस प्रकार से प्रेजेंट करते थे, ये यहाँ पर दर्शाया गया है। एलोरा की आकृतियों की प्राकृतिक शैली और भव्यता के बाद भारतीय कला को एक आदर्श कला का उदाहरण दिखाई देता है, और उसमें कह सकते हैं कि एजुकेशनल और कल्चरल सेंटर के रूप में भी एलोरा एक प्रमुख केंद्र रहा होगा। इन सभी कलाकृतियों को देखने के बाद इसका अनुमान लगाया जाता है, जहां से हमें अनेक दृश्य कथाएं जो कि बौद्ध शिक्षाओं से संबंधित हैं, और ये सारी दृश्य इन शिक्षाओं को भी पुष्ट करती हैं। इनके महत्वपूर्ण केव में जो पहला आता है, केव नंबर 5, वो महारवाड़ केव के नाम जाना जाता है, और ये केव मुख्य रूप से बहुत ही ग्रैंड और अनविजुअली कह सकते असामान्य रूप से गहरी दिखाई देती है। इसकी गहराई 117 फीट और गहरा है और 59 फीट चौड़ा है। इसमें 34 पिलर्स हैं, और जो कि दो पंक्ति डिवाइडेड इनटू 2 रो, दो पंक्तियों में डिवाइड है, और जो कि गलियारों की सीमाओं को, यानी कि पूरा डिवाइड है, ये पूरा एक गलियारा बनाते हैं। लिमिटेड द सेल्स ऑन विच सम 20 सेल्स ओपन, ये 20 और उनके सामने लगभग 20 सेल्स, 20 रूम कह सकते हैं, 20 कक्ष खुलते हैं। और उसके साथ ही साथ यह विशाल हाल का केंद्र है, जो 2 लंबे समानांतर किनारों से विभाजित किए गए हैं, 2 लॉन्ग पैरेलल बैंक्स।
इसके साथ ही साथ यह हॉल एलोरा की बौद्ध गुफाओं में सबसे बड़ा है और यह केवल प्रार्थना कक्ष ना होकर सामुदायिक कम्युनल डाइनिंग यानी कि सामुदायिक भवन के रूप में इसको यूज करते थे। गैदरिंग एरिया था जहाँ पर ये गैदर होते होंगे या कुछ इस तरह सा समारोह या किसी तरह का काउंसिल ये लोग यहाँ पर करते होंगे। ये केवल प्रेयर हॉल की तरह नहीं दिख रहा है, यहाँ पर ये एकजुट होकर किसी काउंसिल या कोई इस तरह से कार्य को करते होंगे। इसमें से 17 कक्ष और एक बड़ा आयताकार 17 सेल्स हैं और एक लार्ज रेक्टेंगुलर हॉल है जो कि लगभग 10 पंक्तियों में बटा हुआ है। इन दोनों के बीच में पत्थरों की बेंच लगी है, स्टोन बेंच, यानी कि यहाँ पर बैठ के या तो ये यहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट होती होगी, इस तरह से वहाँ पर दिखाई देता है। इसके साथ ही गुफाओं के दूर छोर पर एक आले में बुद्ध का शिक्षण मुद्रा में दर्शाया गया है जो कि बौद्ध धर्म में एक परिचित मुद्रा, यानी कि बौद्ध धर्म में जब भगवान बुद्ध को प्रेजेंट किया जाता है तो इस फॉर्म पे प्रेजेंट किया जाता है जो इस गलियारे के मध्य में भगवान बुद्ध को स्थापित किया गया है। और उसके आसपास 2 बड़े ह्यूज बोधिसत्व को दिखाया गया है, वो गार्डेड बाय 2 ह्यूज बोधिसत्व। तो ये आप देख सकते हैं जो कि ये बड़े से पिलर और यहाँ पर जो ये पिलर्स के बनाए गए हैं और ये आप देख सकते हैं कि ये इस तरह से बनाई गई कि बड़ा सा लार्ज रेक्टेंगुलर एक हॉल लग रहा है और यहाँ पर ये थोड़ी ऊंची पत्थर की बेंच जैसी लग रही और यहाँ पर इनका सिटिंग का काम होता होगा। तो इसको देख के लग रहा है कि यहाँ पर ये समूह में गैदर होते होंगे और यहाँ पर इनकी सिटिंग होती होगी और यहाँ पर मध्य ये इसका व्यू है, दोनों एक इंटीरियर एक इस तरीके से। और ये इसका प्लान है कि किस तरह से जो हम बात कर रहे हैं कि ये बना हुआ है थोड़े से ऊंचे बेंच की तरह, यहाँ पर ये बैठते होंगे और इस पिलर के तहत यहाँ पर इसको बनाया गया है और इसके इधर एक एक कक्ष जो ओपन होते होंगे, इधर ये कक्ष ओपन होते हैं। तो इस तरह इसका स्ट्रक्चर बनाया गया था। रेक्टेंगुलर शेप में ह्यूज एक हॉल दिखाई दे रहा है। तो ये इसका प्लान है, प्लान ऑफ केव 5 का। और जो हमने बात की कि सेंटर में भगवान बुद्ध को जो महायानी प्रदर्शित करते थे वो इस फॉर्म में भगवान बुद्ध को प्रदर्शित किया गया है, बुद्ध इन टीचिंग पोजीशन एट द फॉर एंड ऑफ द केव। और जो लंबा हॉल है उसके एकदम लास्ट छोर में भगवान बुद्ध को इस तरह टीचिंग पोजीशन में यहाँ पर दर्शाया गया है। और जो बात कर रहे हैं कि 2 बोधिसत्व गार्डिंग द बुद्धा एट द फार एंड ऑफ द केव, भगवान बुद्ध के सामने जो 2 बोधिसत्व थे वो इस तरीके से उनको प्रदर्शित किया गया है, वो लाइक गार्ड की तरीके से उनको वहाँ पर दर्शाया गया। तो ये उनका रेक्टेंगुलर हॉल होता होगा और जहाँ पर भिक्षु आते होंगे, वहाँ गैदर होते होंगे और भगवान बुद्ध को यहाँ पर टीचिंग पोजीशन में एकदम दूर इनसाइड उनको दर्शाया गया है। देन हम बात करेंगे विश्वकर्मा केव, जो भी एक महत्वपूर्ण केव के रूप में जाना जाता है, मोस्ट नोटेबल अमॉन्ग द बुद्धिस्ट केव इन केव 10। और ये चैत्य वर्षिप के नाम से इसको जाना जाता है और ये बढ़ई गुफा के नाम से, कारपेंटर केव के नाम से भी इसको बताते हैं, इसलिए कि यहाँ पर जो इसकी सीलिंग बनाई गई है वो वुडन बीम्स, यानी कि उसको पूरी तरह से लकड़ी की जो कार्विंग जैसे की जाती है वैसा यहाँ पर पत्थर में कार्विंग किया गया है। ये इसके बहु मंजिल प्रवेश द्वार के आगे एक स्तूप जैसा हॉल है और जिसमें चैत्यगृह और प्रार्थना गृह भी कहा जाता है। इस गुफा के मध्य में उपदेश मूत्र जैसे कि भगवान टीचिंग पोजीशन में है और 15 फुट का स्टेचू उनका बना हुआ है, उस पोजीशन में वहाँ बैठे हुए हैं। इसके साथ ही साथ इस गुफा में एक बिहार का एक चैपल, जैसे कि बिहार कक्ष का एक चैपल बना है, जैसे लगता है कि पूजा कक्ष हो, यहाँ पर लोग गैदर होते होंगे और भगवान का वर्शिप करते होंगे, उस फॉर्म में इसको प्रेजेंट किया गया है। और इसमें 8 सब्सिडरी सेल्स, 8 सहायक कक्ष दिखाई देते हैं और बैक 4 इन द बैक, और पीछे 4 है, 4 इन द राइट, जो कि मतलब 4 पीछे और इसके दाहिने तरफ 4। तो ये 8 सब्सिडरी सेल्स यहाँ पर दिखाई देते हैं और सामने ही एक पोर्टिको भी है। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर
यह बौद्ध गुफा मात्र एक समर्पित चैत्यगृह है जिसका निर्माण अजंता की गुफा 19 और 26 के समान किया गया है। जो हम लोग कहते हैं कि जैसा अजंता में गुफा बनाया गया है वैसा ही एलोरा की गुफाएं। तो ये विश्वकर्मा केव जो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो अजंता के 19 और 26 जो अजंता में जैसा केव बनाया गया है वो यहाँ पर विश्वकर्मा केव का जो स्ट्रक्चरल फॉर्म है वो लगभग उसी तरह यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इस केव में जो फीचर्स हैं गवाक्ष यानी कि विंडो खिड़की जिनको गवाक्ष कहा जाता है, उसके साथ चंद्रशाला और आर्च्ड खिड़कियाँ, इसका यहाँ पे स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। और ये विश्वकर्मा केव एक मुख्य हाल योजना में अर्धवृत्ताकार यानी कि जो सेमी सर्कुलर शेप में यहाँ पर दिखाई देता है और इसके साथ ही साथ यहाँ पर 28 ऑक्टोगनल कॉलम्स स्तंभों के द्वारा एक सेंट्रल नेव और साइड में गलियारों में विभाजित किया गया। इसको इस तरह स्ट्रक्चर इसका बनाया गया है कि सेंटर में नेव है और इसमें 28 अष्टकोणीय यानी ऑक्टोगनल जो स्तंभ है वो ऑक्टोगनल शेप में है और उसके बीच में इसको उस तरह से इसको बनाया गया है। और जो चैत्य हॉल का अग्रभाग है वो लाइक एक स्तूप की तरह दिखाई देता है और यहाँ पर ऊंचे स्थान पर भगवान हाई सीटेड बुद्धा और उनको यहाँ पर व्याख्यान के मुद्रा में यानी कि वो कोई स्पीच दे रहे हो, कोई चीज़ एक्सप्लेन कर रहे हो, उस मुद्रा में उस पोज में भगवान बुद्ध को दर्शाया गया है। और साथ ही साथ इनके पीठ के पीछे एक बोधि ट्री हिज कार्ड एट हिज बैक यानी उनके पीठ के पीछे एक बोधि ट्री बनाई गई है। और उस ये पूरा हॉल है वो वॉल्टेड रूफ इन विच रीप्स, ये पूरा एक वॉल्टेड रूफ जैसा उसको कार्व किया गया है और एक लंबा सा हॉल है और इसमें जो सीलिंग पे जो इसकी कार्व की गई है वो पूरी तरह से वुडन कार्विंग जैसी दिखाई देती है। उसके साथ ही साथ ये यहाँ पर हमें जो कक्ष के सामने चट्टान को काटकर उसमें स्टेयर बनाए गए हैं यानी सीढ़ी के द्वारा यहाँ पर फ्लाइट ऑफ स्टेप्स यानी सीढ़ी के द्वारा इस पे अंदर जाया जा सकता है। और उसके साथ ही यहाँ पर जो प्रवेश द्वार पर है उसके आगे बहुत सारे न्यूमेरियस इंडियन मोटिव इंक्लूडिंग अप्सरा एंड मेडिटेटिंग मोंक, वहाँ पर अप्सराओं का अलंकरण किया गया है, मेडिटेटिंग मोंक का अलंकरण वहाँ पर हमें दिखाई देता है। इसके साथ गलियारों के स्तंभ में विशाल वर्गाकार शाफ्ट यानी पिलर और उस पे घट पल्लव और वास घट पल्लव बोलते हैं यानी कि जो कलश की आकृति के रूप में यहाँ पर कैपिटल यानी जो उनका शीर्षक है वो बनाया गया है। और इसके साथ ही हमें यहाँ पर बहुत सारे मेल और फीमेल देवी देवताओं की मूर्तियाँ मिली हैं जैसे कि मैत्रेय, तारा, अवलोकितेश्वर और मंजुश्री, भरकुटी एंड भ्रकुटी एंड महामयूरी। इन सभी का मैत्रेय, तारा, अवलोकितेश्वर, मंजुश्री, भ्रिकुटी, महामयूरी इन सब का अंकन यहाँ पर दर्शाया गया है, उनकी कार्विंग की गई है जो ये पाल डायनेस्टी यानी कि पाल साम्राज्य के समय या इस शैलियों को यहाँ पर उकेरा गया है। ये जो विश्वकर्मा केव की हम बात कर रहे हैं इसका फ्रंट फसाड है कि इस प्रकार दिखता था। तो इसकी कार्विंग आप देख सकते हैं कि किस प्रकार इस पे एक इसके एंट्रेंस पे कार्विंग की गई है और यहाँ पर ये स्टेयर है और इसके अंदर यहाँ से इसके अंदर इनसाइड जाया जाता है और ये पूरा पत्थर को काट कर उकेर कर बनाया गया है। जो इसका जो सामने का रूप है वो विश्वकर्मा केव का यहाँ प्रदर्शित किया गया है। जो हम बात कर रहे थे कि ये वैल्यू जो इसका आकार है वो किस प्रकार वॉल्टेड शेप का है तो ये आप देख सकते हैं। और इसकी सीलिंग जो वुडन, ऐसा लगता है कि वुडन स्टाइल को इमिटेट किया गया है, उसका अनुकरण किया गया है, उस तरीके से यहाँ पर रॉक में बनाया गया है। और बीच में भगवान बुद्ध को टीचिंग पोजीशन में दिखाया गया है। तो ये विश्वकर्मा केव का इनसाइड फिगर है जिसमें कि हमने पिलर की जो बात की थी कि ऑक्टोगोनल शेप में जो पिलर है वो यहाँ पर दिखाया जा रहा है। इस तरह पिलर बनाए गए हैं और यहाँ पर आप कार्विंग देख सकते हो कि किस तरह से इनके किनारे किनारे कार्विंग की गई है। तो ये
जो विश्वकर्मा केव है ये उनका हॉल है और उसमें ये भगवान बुद्ध को बनाए गए और यहाँ पे अटेंडेंट के रूप में यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पर बोधिसत्व को बनाया गया है और यहाँ पर भगवान बुद्ध को सेंटर में बैठाया गया है और ये कार्विंग आप देख सकते, इसीलिए इसको विश्वकर्मा केव के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है केव 11 दो ताल। इसमें मुख्यतः हम जब बात करते हैं कि ये लंबे समय तक दो ताल के नाम से जाना जाता था और इसलिए इसका नाम भी दो ताल पड़ा, लेकिन 1876 में जब यहाँ पर निचली मंजिल से मिट्टी की खुदाई की जाने लगी तो नीचे एक गुफा, देखा गया कि एक सीढ़ी नीचे उतरती है, तो वहाँ पता चला कि यहाँ एक और यहाँ पर गुफा है जिसका जो कि मिट्टी के अंदर दबा हुआ है और 1877 में इसका उत्खनन किया गया, जिसमें से कि 102 फीट लंबा और 9 फीट चौड़ा के साथ 2 कक्ष और एक मंदिर था जिसमें कि बुद्ध की प्रतिमा थी और जिनके अनुचर पद्मपाणि और वज्रपाणि भी अटेंडेंट्स थे और सब वज्रपाणि के हाथ में वज्र भी दिखाई देता है। तो जब 1876 में पता चला कि एक स्टेयर नीचे भी जाती है, उसके अंदर भी कोई संरचना हमें दिखाई देती है और 1877 में उसका उत्खनन कराया गया, तो यहाँ से हमें एक बड़ा कक्ष मिला और जिसमें कि भगवान बुद्ध की प्रतिमा भी मिली और उनके साथ उनके अटेंडेंट पद्मपाणि और वज्रपाणि का भी अंकन दिखाई दिया और जिसमें कि जो वज्र लिए हुए वज्रपाणि को दिखाया गया है। तो तब से ये इसमें 3 ताल का कॉन्सेप्ट आने के बाद भी इसको 2 ताल के ही नाम से जाना जाता है और इसका नाम आज भी 2 ताल ही रह गया। इसके बाद सीढ़ी के ऊपर एक बरामदे का शेप आता है और उसमें 8 वर्गाकार खंभे हैं और उसके पीछे 5 दरवाजे हैं, तो ये 2 ताल का स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है। बरामदे के उत्तरी छोर में मतलब कि नॉर्थ में हमें यहाँ पर ऊपर तक एक मंजिल जाती है और हमें यहाँ पर 3 श्राइन्स यानी कि 3 मंदिर बनाने का ऐसा कॉन्सेप्ट हो दिखाई देता है, जिसमें कि एक निर्माण अभी तक शुरू नहीं हुई थी। ऐसा कॉन्सेप्ट लगता है कि ये बीच में ही रह गया होगा या किसी कारणवश छूट गया होगा, ये यहाँ पर दिखाई देता है। बरामदे से प्रत्येक मंजिल पर स्थित मंदिरों को देखा जा सकता है और बरामदे से जो प्रत्येक मंजिल है यानी कि जो प्रत्येक स्टोरेज यानी 3 स्टोरेज यहाँ पर दिखाई देते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, और तीनों स्टोरेज से हमें मंदिर का जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर दिखाई देता है। तो ऐसा लगता है कि इनका मंदिर बनाने का कॉन्सेप्ट रहा होगा, लेकिन मंदिर का निर्माण नहीं शुरू हुआ होगा। ये 2 ताल का कॉन्सेप्ट है जो पहले हमें 2 ताल तक ही दिखाई देता था। जो 1877 में जब ये उत्खनन कार्य शुरू हुआ तो यहाँ ये तीसरा ताल भी सम्मुख आया, लेकिन ये 2 ताल के नाम से जाने की वजह से इसका नाम अभी तक 2 ताल ही जाना जाता है। ये इसके अंदर इनसाइड फिगर है जिसमें कि यहाँ पर बुद्ध इन वन ऑफ द श्राइन्स, यहाँ पर श्राइन के अंदर भगवान बुद्ध की प्रतिमा है। ये बरामदा जो कि 2nd फ्लोर का है और ये 1st फ्लोर का बरामदा है। तो आप देख सकते हैं जो 3 तल्ले की बात हो रही है, 1st, 2nd, 3rd, तो ये 2nd है और ये 1st है जो कि सबसे नीचे वाला है। ये केव 11 2 ताल के कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। स्ट्रक्चर्स के बारे में डिटेल में हम अपने अगले लेक्चर में बात करेंगे। केव 12 3 ताल। केव 12 को हम 3 ताल के नाम से भी जानते हैं। ये सबसे बड़ा कह सकते हैं, लार्जेस्ट मोनेस्टिक कॉम्प्लेक्स हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ 3 स्टोरेज दिखाई देते हैं और ये एक ह्यूज कॉम्प्लेक्स है और ये एक जैसा कि हम जान रहे हैं कि अभी तक जो भी हमारे पास जितने के नेचुरल रॉक से बने हैं और विशाल चट्टान को काट कर इसको बनाया गया है। पहली मंजिल की जो दीवार है उस पे 9 सेल्स यानी 9 कक्ष अरेंजमेंट दिखाई देते हैं जो फर्स्ट स्टोरेज है। उसके बाद यहाँ पर हमें बुद्ध और बुद्ध से सहायक देवताओं के वेरियस स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन ऑफ बुद्धा और सब्सिडरी डेटी अराउंड द वॉल्स, इनकी भित्ति यानी कि दीवारों पर हमें भगवान बुद्ध और उनके सहायकों से संबंधित चित्रण यहाँ पर उकेरे गए हैं। उसके साथ ही साथ एक सीढ़ी दूसरी मंजिल तक जाती है जो लगभग 111 फीट लंबा और
34 फीट चौड़ा है। और यहाँ बहुत सारे कह सकते हैं कि हमें बुद्ध की आकृतियाँ दिखाई देती हैं, कई सारी। मंदिर में भगवान बुद्ध की एक विशाल प्रतिमा यहाँ पर दिखाई देती है, जो कि जिनके दोनों ओर पद्मपाणि और वज्रपाणि ये अटेंडेंट के रूप में दिखाई देते हैं। यहाँ पर 8 वर्गाकार स्क्वायर कॉलम, 8 वर्गाकार कॉलम यहाँ पर दिखाई देता है। और उसके सामने एंड प्लेन ब्रैकेट इन द फ्रंट, और सामने का जो प्रकोष्ठ है वो बिल्कुल सादा दिखाई देता है। द अपर पोर्शन ऑफ द सेंटर पेयर बीइंग कवर्ड विथ वेरी प्रिटी फ्लोराइड ऑर्नामेंटेशन, यानी कि इनका जो मध्य कोश का भाग है वो बहुत ही अच्छे तरह से उसको अलंकरण साज सज्जा से बनाया गया है, और वहां पर अलंकरण हमें दिखाई देता है। उसके पीछे 2 रो ऑफ 8 and 1 of 6 पिलर which make them 30 in total, जिसमें कि कुल हमें पूरे टोटल हमें 30 खंभे दिखाई देते हैं, जो कि 8-8 खंभों की 2 पंक्तियां और 6 खंभों में 1 पंक्ति दिखाई देती। तो ये टोटल जो रो है वो 30 का रो दिखाई देता है। एलोरा गुफाओं में 3 ताल का जो सबसे ऊपर का मंजिल है वो सबसे ज्यादा आकर्षक है। द हॉल इज डिवाइडेड इनटू 3, और इसमें जो हमें पूरी तरह से जो हॉल है उसके पीछे अंत में इसमें दिस फ्लोर है 13 सेल्स पियर्स ऑन द एंड ऑफ हॉल एंड ऑन द बैक वॉल। तो इसमें कि पूरा हमें 13 सेल्स के बारे में कॉन्सेप्ट दिखाई देता है, और 13 कक्ष बने हुए हैं। उसके साथ ही जो श्राइन है, यानी कि जो मंदिर का पूर्वी हिस्सा है, द श्राइन एट द ईस्टर्न साइड of the story has a huge Buddha images in भूमि स्पर्श मुद्रा। वहाँ पे भगवान बुद्ध को भूमि स्पर्श मुद्रा में वहाँ पर डिपिक्ट किया गया है, दर्शाया गया है। इन फ्रंट ऑफ द बुद्धा इमेज ऑफ सुजाता ऑफरिंग प्यास, यानी कि वहाँ पर सुजाता को भगवान बुद्ध को ऑफर करते हुए दर्शाया गया है कि भगवान बुद्ध को कुछ ऑफर कर रही हैं, इस मुद्रा में वहाँ पर उनका अंकन किया गया है। इसके साथ ही उत्तर की ओर जो सीढ़ी से ऊपर की तरफ जो मंजिल जाती है, उसका सबसे ऊपरी मंजिल में एक विशाल बड़ा ह्यूज सा हॉल है, और मंजिल के लगभग बराबर जो उनका डिवीजन है वो लगभग बराबर आयाम में है। और मंदिर एक विशाल मंदिर है, और उसके साथ जो एंट्रेंस जुड़ा हुआ है ह्यूज जो है विथ श्राइन, और उसके साथ ही एक उनका जो चैम्बर है वो उसके साथ एक बड़ा ही विशाल चैम्बर के साथ वो उसमें जुड़ा हुआ है। उसके साथ ही साथ बैक वॉल ऑफ द हॉल, यानी कि उस हॉल के पीछे का जो हॉल है उसमें बुद्ध की 14 आकृतियाँ, 14 रिप्रेजेंटेशन ऑफ बुद्धा, भगवान बुद्ध की 14 आकृतियाँ दिखती हैं, जिसमें कि 7 उत्तर की ओर और 7 दक्षिण की ओर, 7 ऑन द नॉर्थ एंड 7 ऑन द साउथ। उस नॉर्थ एंड साउथ में 7 इमेजेज हैं, और उत्तर की ओर 7 भूमि स्पर्श मुद्रा में है। और उसके साथ ही जिसमें भूमि स्पर्श मुद्रा में है, जिसमें कि विप्यसी, सिखी और विश्वबाहु, कक्रुछंद एंड कनक मुनि, कश्यप और शाक्य मुनि, इन बुद्धों का अलंकरण वहां पे दर्शाया गया है, और ये सभी मानुषी बुद्ध के नाम से जाने जाते हैं। ये जो दक्षिण की ओर 7 जो बुद्ध की मूर्तियां हैं वो दिव्य बुद्ध की मूर्तियों के नाम से जाने जाते हैं, यानी भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित सभी, लगभग सभी कथानकों और उनसे महत्वपूर्ण जुड़ी हुई महत्वपूर्ण कथानकों का, और उनके विभिन्न जो उनके उत्कृष्ट जो भाव और उनके किस तरह से पोस्चर, उनकी जो टीचिंग पोजीशन, उनकी ध्यानमग्न मुद्रा, उन सभी को यहाँ पर दर्शाने की कोशिश की गई है, और उनका अलंकरण हमें प्राप्त होता है। ये 3 ताल का फोटोग्राफ्स है, जो कि लगभग 2 ताल की तरह सिमिलर होता है, लेकिन ये जब प्रकाश में आया था तो यहाँ के तीनों स्टोरेज पूरी तरह से क्लियर और स्टोरेज हमारे प्रकाश में आए थे। और जो अभी हमने अलंकरण दिखाया, जो हम बात कर रहे हैं, उन सब का इस ताल मतलब ये जो स्टोरेज है इसके अंदर इनसाइड हमें सारे अलंकरण दिखाई देते हैं। जो हमने 7 मानसी बुद्ध की वो अलंकरण इस 3 ताल के अंदर जो वॉल पे अलंकरण किया गया है वो ये सारे बुद्ध हैं, 1 2 3 4 5 6 7।
तो जो हम बोल रहे हैं कि नॉर्थ वॉल पे इन 7 मानुषी बुद्धों का अलंकरण है वो यहाँ पर अलंकरण किया गया है। और आप देख सकते हैं कि पिलर का जो स्ट्रक्चर है वो कैसे यहाँ पर दर्शाया गया है, और आंतरिक तक यानी कि सबसे लास्ट तक हमें इस फ्रंट व्यू से हमें लास्ट तक इसका व्यू नजर आ रहा है। अभी तक हमने बुद्धिस्ट केव के बारे में बात की। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम जैन केव ऑफ एलोरा के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।